हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी 12th क्लास का सॉल्व पेपर। प्रथम क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। पहला है सुमित्रानंदन पंत, रचना है युगमती व युगवाणी। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रचना है कुकुरमुत्ता अणिमा। अथवा में है नई कविता की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। प्रथम है, नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। दूसरा है, नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, स्नेह सुरा से क्या आशय है, लिखिए। स्नेह सुरा से आशय है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंझकृत होता रहता है। अथवा में है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। उषा का जादू, जो सूर्य उदय से पहले गांव की सुबह के आसमान में उषा की जो ललिमा छाई होती है, यह ललिमा अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा करती है। यह दृश्य सौंदर्य की दृष्टि से बेहद मनमोहक लगता है। यही उषा का जादू है। उषा का जादू इसलिए टूट जा रहा है क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य की किरणों के आने से उषा का प्रभाव खत्म हो रहा है, उसका जादू टूट जा रहा है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहला है स्वच्छता एवं स्पष्टता, प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दूसरा है, प्रसाद गुण की पांचाली रीति होती है। इसका अथवा का प्रश्न है, कोई दो खंड काव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। प्रथम है पंचवटी, रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। द्वितीय है सुदामाचरित, रचनाकार नरोत्तम दास। तीसरा मेघदूत, रचनाकार कालिदास। प्रश्न क्रमांक चौथा, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। परिभाषा, जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय विरुद्ध के ना होते हुए विरुद्ध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, आग हो जिसके ढुलते बिंदु हिमजल के, शून्य हो जिसमें बिछे हैं पावड़े फल के। दूसरा है, बेन सुनैया जबते मधुर तबते सुनत ना बेन। ऊपर दिए गए वाक्यों में आग हूँ और शून्य हूँ में तथा बेन सुनैयों तथा सुनत ना बेन में विरोध दिखाई पड़ता है। सच तो यह दोनों वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, यह विरोध तो प्रेम की तन्मयता का सूचक है। अथवा का प्रश्न है, लक्षणा शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा, मुख्यतः बाधा होने पर, रूढ़ि, लोक प्रसिद्धि या प्रयोजन उद्देश्य के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यता के संबंध में अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कहा जाता है। उदाहरण, यदि हम कहें कि लड़का शेर है तो इसका लक्षणार्थ है लड़का निडर है। यहाँ पर शेर का सामान्य अर्थ अविष्ट नहीं है। लड़के को निडर बताने के प्रयोजन से उसके लिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। इस कथन का तात्पर्य है कि पद्य की तुलना गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर्म कार्य है, क्योंकि अगर आठ पंक्तियों वाली कविताओं में यदि एक पंक्ति भी भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसनीय है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही दुष्कर कार्य है। निबंध को सुचारुपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए। इसी हेतु निबंध की कसौटी कहा गया है। अथवा का प्रश्न है, शुक्ल युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। शुक्लोत्तर युग का साहित्य मार्क्सवाद विचारधाराओं के अनुप्रमाणित है। दूसरा, शुक्लोत्तर युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रभावपूर्ण, विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। प्रश्न क्रमांक छठवां, लगान ना चुकने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर
दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिहीन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अथवा परचेसिंग पावर से लेखक जिनेंद्र कुमार का क्या आशय है? परचेजिंग पावर का आशय खरीदने की शक्ति। परचेसिंग पावर के घमंड में व्यक्ति दिखावे के लिए आवश्यकता से अधिक खरीदी करता है और बाजार में शैतानी व्यंग शक्ति देता है। ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, लोक उक्तियाँ और मुहावरे के दो प्रमुख अंतर लिखिए। लोकोक्तियाँ, मुहावरे। लोकोक्तियाँ विस्तृत रूप से होती है, मुहावरे संक्षिप्त रूप से होते हैं। लोकोक्तियाँ इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, मुहावरे इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। लोकोक्तियाँ यह अविकारी होते हैं जिनका अर्थ नहीं बदलता। मुहावरे विकारी होते हैं अर्थात वाक्य अनुसार इनका अर्थ बदल जाता है। लोकोक्तियों के उदाहरण हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुहावरे का उदाहरण है अकल पर पत्थर पड़ना। इसका अथवा है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तकनीकी शब्द है जो निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता है। क्रॉस ग्रंथ के अनुसार तकनीक शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, उदाहरण दुकान, बाजार, इंस्टीट्यूट इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 8वां, राष्ट्रीय भाषा के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रथम, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। द्वितीय, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है, इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। तीसरा, राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। चौथा, यह देश की शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। पाँचवा, यही राजभाषा और संपर्क भाषा हो सकती है। अथवा राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं दो राज्यों की राजभाषा लिखिए। राजभाषा किसी प्रदेश में जिस भाषा का प्रयोग शासकीय कार्य, शिक्षण, समाचार प्रसारण हेतु किया जाता है वह राजभाषा का या प्रादेशिक भाषा कहलाती है। दो राज्यों की राजभाषा, उड़ीसा की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी। प्रश्न क्रमांक 9वां, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ? यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुआ था और उनकी शादी के 25 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया गया था। अथवा है यशोधर बाबू के चरित्र की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। पहला, संस्कारी थे। यशोधर बाबू परंपरावादी व संस्कारी व्यक्ति थे। वे अपने पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए थे। दूसरा, सादगी पसंद। यशोधर बाबू सरल, सादी, रिश्ते नाते वाली, शांत, सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 10वां, एक अच्छे लेखक के लिए ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। छोटे छोटे वाक्य लिखें। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य की संरचना का वरीयता दें। दूसरा, एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज, पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उसमें विचार बिंदु निकाल सकें। अथवा एक सफल साक्षात्कार के कौन कौन से गुण होते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। पहला, नौकरी के बारे में ज्ञान। एक अच्छे साक्षात्कार को उस नौकरी के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है जिसके लिए वह साक्षात्कार ले रहा है। दूसरा, ध्यान से सुन रहा। अच्छे साक्षात्कार चौकस श्रोता होते हैं। वे जिनके जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा सुनते हैं। तीसरा, क्रोध व आक्रामकता पर नियंत्रण। क्रोध, अहंकार, आक्रामकता पर नियंत्रण सफल साक्षात्कारकर्ताओं की मूलभूत विशेषता है। उन्हें आक्रामकता या डरने वाला नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11वां, निम्नलिखित बिंदुओं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रघुवीर सहाय की साहित्य की काव्यगत विशेषता लिखिए। ये आप स्वयं करेंगे। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहला है रचना, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, बैल। भाव पक्ष, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भावभूमि
बहुत व्यापक एवं बहुरंगी है। उनकी कविता पौरुष का ओज निराला की छायावादी के प्रमुख प्रवक्ता में से एक थे। इसलिए छायावादी काव्य की समस्त विशेषता उनके काव्य की पूर्ण रूप से पाई जाती है। इनकी कविता में राष्ट्रीय भावधारा प्रभावित है। साहित्य में स्थान। छायावादी कवियों में निराला जी अपने अनूठे प्रयोग धार्मिकता के कारण अन्यतम स्थान के अधिकारी हैं। वह युगांतकारी कवि एवं महामानव हैं। निराला जी हिंदी साहित्य के एक प्रबल शक्ति व हिंदी साहित्य को वरदान साबित होगा। अथवा रघुवीर सहाय के साहित्य की काव्य विशेषता। रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। भाषा शैली। रघुवीर सहाय ने अपनी काव्य शैली में उनकी भाषा सरल, साफ सुथरी एवं सदी हुई उनकी भाषा शहरी होते हुए भी सहज व्यवहार वाली सजावट की वस्तु नहीं। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्होंने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। साहित्य में स्थान। एक उत्तम निबंधकार, उपन्यासकार, कवि व सर्वश्रेष्ठ नाटककार रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 12। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। बिंदु हैं 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। रचनाएं। गुनाहों का देवता, कनुप्रिया। भाषा शैली। भारती जी की भाषा प्रभावपूर्ण, सशक्त और पूर्ण है। इनकी रचनाओं में परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में सरलता, सहजता, सजीवता और आत्मीयता का पूट है तथा देशज, तमसम और तद्भव सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरे एवं कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। साहित्य में स्थान। एक उत्तम निबंधकार, उपन्यासकार, कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार रहे हैं। अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। रचना। सूर साहित्य, अशोक के फूल। भाषा शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप से बोधगम्य भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम अथवा प्रशंसनीय हो। उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा ही प्रधानता रही है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से उन्होंने गंभीर तथ्यों को सरलता से प्रस्तुत कर दिया। शुद्ध साहित्य भाषा के स्थान पर उन्होंने जन सामान्य की तत्सम बहुला भाषा को अधिक पसंद किया। साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक युग के अत्यधिक सम्मानित साहित्यकार, ललित निबंध सृजन की नूतन परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय आपको दिया जाता है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में अमर रचनाकार रहे हैं। अथवा छात्र के कक्षा में विलंबन में पहुंचकर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद लिखिए। विद्यार्थी: क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? अध्यापक: अंदर आओ। मैं तुमसे देर से आने का कारण पूछ सकता हूं? विद्यार्थी: सर, मेरे घर में मेरे पिताजी की तबीयत अचानक सुबह खराब हो गई थी। मुझे अपनी माँ के साथ उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। अध्यापक: सच कह रहे हो या देर से आने की बहानेबाजी कर रहे हो? विद्यार्थी: बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। आप मेरी माँ को फ़ोन करके पूछ सकते हो। पिताजी अभी हॉस्पिटल में हैं, भर्ती हैं। ये रहा दवाइयों का पर्चा जो मुझे शाम को स्कूल से लौटते समय ले जानी है। अध्यापक: अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर बेंच पर बैठ जाओ। आइंदा ध्यान रखना।
विद्यार्थी: जी सर, हमेशा समय पर स्कूल आता हूँ। अपने पिताजी की बीमारी का कारण ही देरी हो गई। अध्यापक: मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी। विद्यार्थी: धन्यवाद। ये गद्यांश हैं, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।